दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर के, जो आज हमारा 180वां लेक्चर है। बहुत खुशी मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके पूरे 5400 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने लिखना शुरू किया होता डे 1 से तो सोचो 5400 सवाल नहीं आपकी कॉपी में नोट होता, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम अब से चीज़ों को पढ़ लो। दोस्तों इसी सीरीज में 150 लेक्चर दोस्तों आपको हिस्ट्री से संबंधित दिया गया, जिसमें पूरा अच्छे से एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न सब पढ़ाया गया, ठीक है। और आगे के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान की क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो संविधान की आज हमारी 30वीं क्लास है और क्वेश्चन नंबर 5371 से लेकर के 5400 तक के सवालों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है कि लोकसभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लोकसभा का कार्यकाल और उनके पदाधिकारियों से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर मैंने दे भी दिया है कि कौन कौन से सवाल आते हैं, जैसे किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, ठीक है। अब जिन्हें पता होगा कि आपातकाल में बढ़ सकता है, लेकिन कितने समय में, कितने वर्ष के लिए बढ़ सकता है, ये सब चीजें जानना चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत कब दे सकता है, 17वीं लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल्स का गठन कब हुआ था। इस तरह के शानदार सवाल आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है ना कि स्टडी 91 पर पढ़ने का एक फायदा ये मिलता है कि सब कुछ हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं और पूरा का पूरा विषय हमारा तैयार हो जाता है। जब आपका संविधान समाप्त होगा ना, फिर हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, धीरे धीरे हम लोग ज्योग्राफी भी कवर कर लेंगे और इसी सीक्वेंस में हम लोग साइंस को भी कवर करेंगे। देखिए आप ही के डिमांड पर दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया गया था। बहुत जबरदस्त बैच है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का, और यहीं पर दोस्तों पॉलिटी का बैच भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हमारा नया बैच है। बाकी हिंदी का बैच तो दोस्तों हमारा ये सुपर सेलिंग बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल दोस्तों एक डिफरेंट बैच है दोस्तों, आप इसे भी ले सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, चाहे किताब खरीदने में चाहे पढ़ने में, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे अपने सवालों पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं कि क्या कुछ खास आज हमें अपनी क्लास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो 180वां लेक्चर है और आज आपके 5000 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं, 5400 सवाल कंप्लीट हो रहे हैं। सवाल दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल और उनसे संबंधित पदाधिकारियों के बारे में है। पहला सवाल लिख रहा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा दोस्तों, जनता क्या करती है, भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है इस सदन के सदस्यों को निर्वाचित करती है। और कहां के सदस्यों को, तो याद रखेगा लोकसभा के सदस्यों को, ठीक है। अगर हम संसद की बात करेंगे दोस्तों, संसद की बात करेंगे तो संसद में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनको जनता चुनती है। इसी तरह से अगर आप विधानमंडल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर आप विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव उनको भी दोस्तों क्या करती है, जनता ही चुनती है, ठीक है। जनता चुनती है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। आगे लिख रहा है कि लोकसभा का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो लोकसभा का प्राचीन नाम है दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या नाम है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है लोकसभा को, ठीक है। यह भी अच्छा सवाल है। अच्छा एक सवाल और याद रखें दोस्तों, ये लोकसभा जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये लोकसभा दोस्तों कहां पर है, हमारे संसद में है। और इस लोकसभा में दोस्तों कुल अधिकतम सदस्य ये कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर जो संख्या है यह है दोस्तों 552। दोस्तों जो नया संसद भवन बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है, उस नए संसद भवन में जो लोकसभा बन रही है वहां पर दोस्तों अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं दोस्तों, मैक्स टू मैक्स याद रखेगा 888 मेंबर हो सकते हैं। देखिए ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि सवाल यहां से बन सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो जो पुराना सवाल है वो भी ध्यान रखिए, जो नया है वो भी ध्यान दीजिए। लिख रहा हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल, ठीक है। सॉरी मैंने गलती कर दिया, हाँ ठीक है। हाउस ऑफ द पीपुल कहिए चाहे हाउस ऑफ द कॉमन कहिए, एक ही बात है। एक होता है हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, वो राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, याद रखेंगे। हाउस ऑफ पीपल लिखे ना, तो चाहे हाउस ऑफ पीपल लिखे, चाहे इसे क्या लिख दे, हाउस ऑफ द कॉमन्स लिख दे, हाउस ऑफ द कॉमन्स लिख दे, कॉमन लिख दे दोस्तों, कॉमन लिख दे, या फिर इसी को हम लोकसभा कह दें, या फिर इसी को हम जनता का सदन कह दें, या फिर इसी को हम जनता का सदन
जनता का सदन कह दें, या फिर इसी को हम क्या कर दें, निम्न सदन कह दें, ये सब एक ही नाम है, घबराइएगा मत, ठीक है। परीक्षा में अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। अभी आपसे पूछ रहा दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों गठन याद रखेंगे, इसका गठन हुआ था 2 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था दोस्तों? 2 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था लोकसभा का। उसी 1952 में जब अस्थायी चुनाव हो जाता है, तभी दोस्तों 5-5 साल के लिए क्या करती है, सरकार जो है चलती है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इस तरह से काम होता है। लिख रहा है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या मतलब? मूल संख्या कितनी है? एक्चुअली में मूल संख्या दोस्तों हमेशा अधिकतम में आपको बताना पड़ता है कि मैक्सिमम जो है कितनी है। तो याद रखेगा, अभी हमने पीछे बताया दोस्तों कि मैक्सिमम संख्या कितनी है, 552, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जो नया संसद भवन बन रहा है, फिर से याद रखिए, जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो अब ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 888। जो 552 थी अब वो कितनी हो जाएगी, 888। इसी तरह से नए वाले में दोस्तों, नए वाले में अगर आपसे सवाल पूछ दे राज्यसभा का, हालांकि सवाल यहां है नहीं लेकिन पूछ सकता है, तो राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होगा दोस्तों? 384। जो नया वाला संसद भवन है वहां दोस्तों 384 मेंबर होने हैं राज्यसभा में, ये भी याद रखेंगे। अगला लिख रहा है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, ठीक है, ये किस आधार पर होता है? तो दोस्तों जनसंख्या के अनुपात पर, कि हर जिले में दोस्तों या क्षेत्र वाइज जनसंख्या कितनी है, उस आधार पर दोस्तों यहां पर यह निर्धारित होता है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर। अच्छा, एक मैं कंफ्यूजन और आपका दूर कर दूं, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते। बच्चों के मन में आता होगा सर ये जो 552 संख्या है, ठीक है, अभी भी 552 हमारे यहाँ लोग हैं नहीं, अभी दोस्तों हमारे यहाँ हैं कितने, तो सिर्फ 545 लोग ही हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस 545 में भी 543 लोग चुने जाते हैं। 2 लोग दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कोई आंग्ल भारतीय जो अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है, जब उनकी संख्या कम होती तब, ठीक है। तो चलो 545 की बात करते हैं, तो अभी भी 552 नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान है ये इसमें दोस्तों वर्णित है कि वर्ष 2036 तक लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोकसभा के सदस्य भी बढ़ेंगे, और सदस्य बढ़ेंगे तो क्या कुर्सी टेबल लगा के बैठेंगे? उनके बैठने का स्थान अब संसद में नहीं रहा। इसीलिए दोस्तों एक नए संसद भवन की जरूरत पड़ी, और मोदी जी ने क्या किया, नए संसद भवन की आधारशिला रखी। आधारशिला कब रखा गया था? अगर नए संसद भवन की बात करें, नए संसद भवन की बात करें तो यहां पे 2 चीजें हैं। नए संसद भवन का दोस्तों शिलान्यास कब हुआ था? तो शिलान्यास हुआ था दिसंबर 2020 में। कब हुआ था? दिसंबर 2020 में। और नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया मोदी जी के द्वारा? तो इसका उद्घाटन किया गया मई 2023 में। कब किया गया? मई 2023 में। ये दोनों सवाल आपको याद रखना। इसी तरह से जो पुराना संसद था, ठीक है, अगर हम यहां बात करें जो पुराना संसद था, सेम टू सेम, ठीक है, कि पुराने संसद में दोस्तों उसका शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास हुआ था फरवरी 2021 में, ठीक है। और उद्घाटन कब हुआ? याद रखेंगे फरवरी 1927 में, ठीक है, 2021 नहीं, फरवरी 1921 में शिलान्यास हुआ था, और फरवरी 1927 में क्या किया गया? उद्घाटन किया गया, ठीक है। यहां पर दोनों समय में दोस्तों, शिलान्यास के समय भी उद्घाटन के समय भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन दोस्तों यहां पर शिलान्यास के समय पे ड्यूक ऑफ कनाट थे, और उद्घाटन के समय पर लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे वो थे, ठीक है। ये सारे सवाल आप याद रखेंगे, पहले भी दोस्तों ये सभी सवाल आपको पढ़ाया जा चुका है। लिख रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। क्यों आते हैं दोस्तों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है, जनसंख्या के मामले में ये नंबर 1 पर है, इसीलिए लोकसभा में ज्यादा लोगों को भेजता है। तो कितने लोग आते हैं दोस्तों लोकसभा में? ये अगर सवाल आए तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लोग 81 नहीं भाई, ठीक है, 80 लोग आते हैं, ठीक है, लोकसभा में यहां पर 80 लोग आते हैं। इसी तरह से अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने लोग आते हैं, तब क्या बताएंगे? राज्यसभा में 31 लोग आते हैं। यहां पर 31 लोग हैं उच्च सदन में, निम्न सदन में 80 लोग आते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद तो ज्यादातर राज्यों में है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100, और यहां पर विधानसभा जो है दोस्तों उसकी
की सीट कितनी है दोस्तों, है 403। कितनी है दोस्तों, 403। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो कम से कम ये 4 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जो हमारे राज्य का जो दोनों सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, वहां संख्या कितनी है, और जो संसद में हमारा दोनों सदन है वहां संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है दोस्तों, सबसे कम है, ऐसे कितने राज्य हैं और संख्या है कितनी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, सदस्यों की संख्या है मात्र 1, ठीक है। सदस्य कितने दोस्तों, मात्र एक सदस्य हैं, और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है। तो याद रखेंगे, एक तो पूर्वोत्तर में हम पढ़ते हैं नागालैंड के बारे में, नागालैंड के कितने लोग दोस्तों संसद में बैठते हैं, सिर्फ 1 लोग बैठते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा यहां मिजोरम, मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम की नागालैंड की राजधानी कहां है, कोहिमा, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, ठीक है, और सिक्किम, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे सिक्किम, ठीक है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर संख्या कितनी है, सदस्य संख्या सिर्फ 1 है। इसी तरह से और भी याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है, केंद्र शासित प्रदेश ऐसा जहां पर सीटों की संख्या 1 है, तो याद रखेंगे दोस्तों वह स्थान है पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। याद रखेंगे पुदुचेरी में भी दोस्तों 1 सदस्य होते हैं। ये अंडरस्टूड होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। मतलब ये सवाल अभी तक पूछा नहीं, ये वाला सवाल तो पूछा है, ये वाला सवाल दोस्तों अभी तक नहीं पूछा है, तो ये आपके जानकारी में होना चाहिए। लिख रहा लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की बात करा, अनुसूचित जनजाति मतलब सीधा सीधा यहां पकड़िए एसटी की बात करा, ठीक है। अनुसूचित जाति लिखता तब एससी करते हैं, शेड्यूल कास्ट, यहां शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रहा है, करा उनके लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए किसकी तरफ से हैं, याद रखेंगे मध्य प्रदेश की तरफ से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ से। अब आपके मन में एक सवाल और खड़ा हो रहा होगा कि अगर लोकसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश लोकसभा में कुल कितने लोगों को भेजता है, याद रखेगा 29 लोगों को भेजता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों लोकसभा में कितने लोग जाते हैं बताइए। अभी मैंने पीछे आपको बताया, तो आपने पढ़ा दोस्तों कुल 80 लोग जाते हैं। कितने लोग जाते हैं, 80 लोग जाते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश लोकसभा में कितने लोगों को भेजता है, 29 लोगों को। इन 29 लोगों में से याद रखेंगे 6 सदस्य क्या होते हैं, एसटी रहते हैं, ठीक है। 6 सदस्य मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं, एसटी रहते हैं, ये भी याद रखें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे ज्यादा बेहतर तो मैं आपको बता दूं झारखंड करता है, ठीक है। अगर आप यहां जानिए, डेटा समझिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड की तरफ से लोकसभा में 14 लोग रहते हैं, और इन 14 में से 5 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, एसटी होते हैं। तो उससे ज्यादा परसेंटेज तो इसका है, लेकिन दोस्तों संख्या 6 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार एमपी से ही सवाल बनता है, झारखंड से सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर झारखंड से सवाल कभी आए, बात को समझिए, लोकसभा में हर राज्य के लोग बैठे हैं, वहां झारखंड के भी लोग बैठे हैं और मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं। मध्य प्रदेश के कितने लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 80 लोग बैठे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश के जो है 29 लोग बैठे हैं, उसी तरीके से झारखंड के 14 लोग बैठे हैं, और उन झारखंड के 14 लोगों में से 5 लोग क्या हैं दोस्तों, एसटी हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश के 6 लोग एसटी हैं। यही सवाल पूछता, तो हो सकता है कल को आपसे पूछ दे झारखंड के बारे में, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, यहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो लोकसभा की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अगर लोकसभा के बारे में पूछे तो लोकसभा में दोस्तों 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और ये 2 सदस्य होते कौन से हैं, तो याद रखेगा ये होते हैं आंग्ल भारतीय। अगर आंग्ल भारतीय की संख्या कम होती तब राष्ट्रपति ऐसा करता, याद रखेंगे। तो यहां क्या कर देंगे दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 2 सदस्य। और यहां थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली संख्या होती 12। इसी तरह से अगर पूछे सवाल संसद में कितने लोगों को करता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 14। कैसे 14 हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में संख्या 12 है और लोकसभा में संख्या 2 है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ध्यान देने वाली क्या बात है, सवाल पर ध्यान रखिएगा कि सवाल में पूछा क्या है। लोकसभा पूछा तो उत्तर 2, राज्यसभा पूछा तो उत्तर 12, संसद पूछा तो उत्तर 14। ये आपको अलर्ट होकर देखना होगा, समझना होगा, तब जाके आप सही कर पाओगे, अन्यथा गलत करके आओगे, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो बड़ा आसान सा सवाल है दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है। जाहिर सी बात है, जो नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो लोकसभा का नेता कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री। हम पढ़ते हैं क्या दोस्तों, हम यही पढ़ते हैं ना कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है, जिसकी सरकार रहती है, जो बहुमत का होता है, उसी दल का व्यक्ति क्या चुना जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री चुना जाता है। लिख रहा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितना कार्यकाल
होता है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, याद रखेंगे। अगर ही पूछ देता दोस्तों राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तब आप क्या बताते हैं? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल, ठीक है। जबकि लोकसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 साल होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लोकसभा बनने के लिए दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो उम्र होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष, ठीक है। इसी तरह अगर राज्यसभा की बात कर दें कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष, ठीक है। ये सब कुछ डेटा आप याद रखेंगे, हर जगह से सवाल आता है, इसलिए अच्छे से एक एक बात पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं। राष्ट्रपति भंग तो कर सकता है, लेकिन कब? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों भंग करता है, ठीक है। और ऐसा सलाह कब दिया जाता है? जब कभी फ्लोर टेस्टिंग होता है, जब कभी विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो उस समय क्या होता है? बहुमत दल को अविश्वास प्रस्ताव पर जो है अपना विश्वास मत सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं, हमारे पास उचित संख्या है, हमारा सदस्य जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। तब दोस्तों होता है, अगर ये इसमें फेल हो जाता तब जाके सरकार गिरती है, ये आप याद रखेंगे। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? यही। एक सवाल और पूछे, अगर पूछे राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है, यह सवाल कभी आ जाए आपके सामने, तो याद रखिए कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन नहीं है, अस्थाई सदन है, ठीक है। इसका विघटन कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है। इसका विघटन कभी भी नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर क्या करता है? लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकता है। तो मैंने बताया तो कि किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। लिख रहा है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। तो याद रखेंगे आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा क्या कर सकती है? यह कार्यकाल बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन यह जरूरी क्यों दोस्तों? जब आपातकाल हो, जैसे भारत जो है किसी देश के साथ युद्ध में बिजी हो, या फिर जो है किसी तरह का आपातकाल लगाओ, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या किसी तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं हो, तब होता है, ठीक है। वो भी कितने समय के लिए? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक बार एक वर्ष के लिए ऐसा हो सकता है। एक वर्ष के लिए दोस्तों ये कार्यकाल जो है बढ़ सकता है, ठीक है, ये जरूरत पड़ता है। तो लिख रहा आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ सकता है? तो याद रखेगा यहां पर जो रखा गया है वो है मैक्सिमम 1 साल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकाल क्या कर दे 3-4 साल के लिए बढ़ा दे, बढ़िया से अपनी सरकार चलाते रहे। अरे भाई, सरकार तो 5 साल के लिए चुनी गई है, कोई मुसीबत है तो ऐसे में अधिकतम 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं? कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 3-4 साल तक बढ़ा दें, फिर उसके बाद तो पूरा संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा ना। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी विषय की किताब आई हैं, ठीक है। एग्जाम वाइज भी किताबें हैं, सब्जेक्ट वाइज भी किताबें हैं। हाँ, हम थोड़ा किताब धीरे बना पाते हैं क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है किताब बनाने में, ठीक है। तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मिलेंगी, कैश ऑन डिलीवरी भी है। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, मीशो से कर लो, अमेजन से कर लो, हमारे अपने वेबसाइट से कर लो। बाकायदे किताबें आप ट्रैक कर पाते हैं कि हमने किताब परचेज किया तो किताब कहां पहुंची, सब कुछ आपको मिलता है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा पहली लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो पहली लोकसभा बनी थी दोस्तों वो 1952 में बनी थी, ठीक है। अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था, 2 अप्रैल 1952 को, ठीक है। लिख रहा 17वीं लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्तमान में दोस्तों ये 17वीं लोकसभा चल रही है। जो अभी 2019 में चुनाव हुआ था, ये कौन सा था दोस्तों? ये 17वीं लोकसभा यहां गठित की गई, ठीक है। अब याद रखेंगे, अब यहीं से 5 साल जोड़ेंगे तो 19 से 20, 21, 22, 23, 24। अगला जो है 2024 में जब चुनाव होगा, 2024 में जब चुनाव होगा दोस्तों, तब कौन सा आएगा? तब दोस्तों तब 18वीं लोकसभा आ जाएगी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों? 18वीं लोकसभा की बात होगी। लिख रहा पहली लोकसभा अपने पंचवर्षीय कार्यकाल से कितने दिन पहले दोस्तों भंग कर दी गई थी? ये कम बच्चे जानते होंगे दोस्तों। जो पहली लोकसभा थी दोस्तों वो 1952 में बनी थी, और दोस्तों वो 38 दिन पहले, कितने दिन पहले दोस्तों? 38 दिन
पहले दोस्तों ये पहली जो लोकसभा थी वो भंग कर दी गई थी, यानी अभी कार्यकाल समाप्त हुआ नहीं था लेकिन पहले ही भंग कर दिया गया था। ये कम बच्चों को पता होगा। क्यों कम बच्चों को पता है? क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग किताब उठा के देखते नहीं है, या तो फिर अच्छे मटेरियल उनके पास नहीं है। ठीक है, आप स्टडी 91 पर आइए, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पहले आप मुझे बताइए सर, ये अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता ही क्यों है? दोस्तों इसे जानिए, इसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। और ये होते क्यों हैं? देखिए, एक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल चलता है, लेकिन जब कभी सरकार का समय समाप्त होता है तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर होता है चुनाव। तो दोस्तों चुनाव होने से लेकर के जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष नहीं आते तब तक दोस्तों एक नए व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। वो होता अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। सवाल दे रहा है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक दोस्तों सभी कार्य को संभालना किसका कार्य होता है? तो याद रखिएगा, यह कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का। किसका काम होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जो नए सदस्य आ रहे हैं चुनाव के दौरान चुन करके उनको शपथ दिलाया जाए, और जब तक किसी व्यक्ति को नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना दिया जाता तब तक उस बीच में दोस्तों प्रोटेम स्पीकर काम करते हैं। ठीक है, लिख रहा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? तो मैंने अभी क्या कहा कि जब तक कोई नया नहीं आ जाएगा तब तक। ठीक है, अब पहली बात दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई भी नहीं दिलाता। ठीक है, कोई भी नहीं दिलाता। ठीक है, यह तो दोस्तों एक चेयरमैन के पद पर चुना हुआ व्यक्ति है, इसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे में ना तो आप उपाध्यक्ष बताइएगा, ना तो प्रोटेम स्पीकर बताना है, ना प्रधानमंत्री बताना है। लोगों को लगता है ऐसा कि इसको कोई ना कोई शपथ दिलाता होगा। भैया किताब उठाइए, पढ़िए, पहले मेहनत करिए। ठीक है, तब समझ में आएगा कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए कहीं शपथ पद की बात नहीं है। हां, इतना जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन व्यक्ति होगा, तो उसी लोकसभा के सदस्यों में से सबकी सहमति पर किसी एक को क्या बनाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। लिख रहा है संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? दोस्तों सभापति का तात्पर्य अध्यक्षता उसकी कौन करता है? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, उसकी अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष उस संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये दोनों सदनों की बैठक को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं संयुक्त अधिवेशन के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? इसे हम कहते हैं कि क्या है? ये संयुक्त अधिवेशन है। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में कहां बताया गया है? अनुच्छेद 108 में बताया गया। कहां? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, लिख रहा है लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है कि कौन जो है संसद के मतलब लोकसभा का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह देखते होंगे कई बार लोग संसद में अवमानना करते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो उनको लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? दंडित करता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सब काम कौन करेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। इसी तरह से अगर मामला राज्यसभा का हो तो वहां का जो सभापति होता है वो काम करेगा। और सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो हो पदेन अध्यक्ष होता है, उनको रखा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो एक बात बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को चुना किसने है? आप कहते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में से उनके बहुमत द्वारा दोस्तों चुना जाता है। तो यानी लोकसभा के सदस्य ही ने ही इनका चुनाव किया है, और लोकसभा के सदस्य ही क्या कर सकते हैं दोस्तों? इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, साबित कदाचार वगैरह के आधार पर ठीक है इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के लोग ही हटाएंगे। लिख रहा है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? हां, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष क्यों बनाया गया है? मान लीजिए किसी कारणवश सदन की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, पद रिक्त है, किसी वजह से वो अवकाश पे हैं, उस समय दोस्तों सारा काम कौन देखता है? लोकसभा उपाध्यक्ष देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता? लोकसभा सॉरी यहां पर थोड़ा सा सवाल चेंज कर लीजिए। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि किसकी बात हो रही। ठीक है, लिख रहा दोस्तों, यहां पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र, और यहां क्या लिख रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। तो दोनों दो बात हो गया ना। अगर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तब तो वो किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और अगर सदस्य को अपना त्यागपत्र देना तो किसे देंगे? तो सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। बस ये आपको ध्यान रखने वाली बात है।
वहां पर मैंने फ्लो में ज्यादा बोल दिया, यहां ध्यान नहीं दिया कि क्या लिखा है, सदस्य दिया है कि अध्यक्ष दिया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में दोस्तों कौन प्रमाणित करता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। यह प्रमाणित करने का काम दोस्तों किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है, और कोई टीका टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि फला विधेयक धन विधेयक है, तो बात वहीं समाप्त हो जाएगी। और धन विधेयक क्यों कराया जाता है, जब कोई विधेयक पास नहीं होता है तो बहुमत वाली सरकार क्या करती है, धन विधेयक के रूप में विधेयक को पेश करती है, क्योंकि उस कंडीशन में थोड़ा पुनर्विचार के लिए दिया जाता है जरूर राज्यसभा में, लेकिन वो लोग कुछ बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए विधेयक पास हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत कब दे सकता है, तो याद रखेंगे टाई के कंडीशन में, ठीक है। टाई मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबरी, बराबरी यानी टाई की स्थिति में दोस्तों क्या करेंगे, टाई की स्थिति में अपना वोट देंगे। जनरली अपना वोट नहीं देते हैं, कब अपना वोट देते हैं, टाई में। मान लीजिए लोकसभा में दोस्तों पक्ष विपक्ष दोनों बैठा है, कोई विधेयक आया पास करने के लिए, क्या किया गया, वोटिंग चल रही वहां पे और दोनों के बराबर बराबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे देगा, जो जिसकी तरफ संख्या ज्यादा होगी वही मान लिया जाएगा, ठीक है। लिख रहा विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है दोस्तों, जैसे देश विदेश में कई लोगों को आपने देखा कि फला मंत्री इस दौरा पे गए हैं, इस दौरा पे गए हैं, तो दोस्तों ये जो लोग जाते हैं ये इनका नामांकन कौन करता है, तो इनका नामांकन दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि किसको कहां जाना है। ये सारा काम कौन देखता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा देखा जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं, तब कौन करेगा दोस्तों, तो याद रखेगा उस लोकसभा तय समिति का कोई सदस्य, तय समिति का कोई सदस्य, ठीक है। तो याद रखेगा एक कमेटी होती है, उसका जो मेंबर चुना जाएगा उसे बना दिया जाएगा। यहां किसी वरिष्ठता की बात नहीं कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो उसे बैठा दिया जाए, इस तरह कोई बात नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष पहले से क्या करता है दोस्तों, एक समिति तय करता है, एक पैनल बनाते हैं, ठीक है। पैनल, ये पैनल कौन बनाता है दोस्तों, ये पैनल लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। कौन बनाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इस तरह का पैनल बनाते हैं। उस पैनल में जो व्यक्ति चुना जाएगा, उस पैनल में से किसी भी व्यक्ति को जिसको चुना जाएगा वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो ये सारे सवाल आते हैं और इसी तरह से आते हैं। मैं सवाल क्यों आपको देता हूं, इसलिए देता हूं कि आपने बहुतों बार चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये नहीं समझ पाते कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है। अगर हम ये नहीं जानेंगे सवाल कैसे पूछा जाता है तो कभी भी आप चैप्टर पर अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इस चैप्टर को आपने 20 बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आप सवाल पढ़ लेते तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि कैसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। पढ़ा तो ठीक है, तो आप अपने नोट्स को पढ़ते रहिए और इस सेशन को जरूर देखते रहिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज हमारा 180 लेक्चर हुआ है, धीरे धीरे दोस्तों 500 लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। तो देर मत करिए, हर एक विषय पर, हर एक टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। मौका है आपके पास, आप जुड़िए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जो हमारा पेड प्रोग्राम है, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे कोर्स हैं, जो हमारे ई बुक हैं, आप परचेज करिए। आप वहां क्वालिटी देखिए। अगर वाकई आपको सफलता चाहिए और कम समय में सफलता चाहिए तो दोस्तों बैठ करके पढ़ने की आवश्यकता है और ज्यादा मत ढूंढिए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सेटिस्फाई रहेंगे, ये मेरा भरोसा है दोस्तों। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, निवेदन आपसे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन और रहेगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट देखकर बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दिए, शेयर तो करेंगे नहीं, शेयर करेंगे तो लोग जान जाएंगे कि आप स्टडी 91 से पढ़ते हैं। अरे भैया शेयर कर दीजिए, निवेदन है, ठीक है, अच्छा लगता है हमें, ठीक है। और बाकी कमेंट करते रहिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।